अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पेनक्रियाज के बारे में बताऊंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको हल करके देख लीजिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपके तमाम तर कंसेप्ट क्लियर हुए भी हैं या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं। तो सबसे पहले देखें कि पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज बेसिकली एक ऑर्गन है जो दो फंक्शंस हमारे पास परफॉर्म करता है। एक तो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी वो अपने फ्लूइड को डायरेक्टली हमारे ब्लड में डाल देता है, और एक दूसरा फंक्शन है कि वो एक डक्ट के ज़रिए डालता है, यानी एक्सोक्राइन फंक्शन। इस वीडियो में मैं एक्सोक्राइन फंक्शन इसका डिटेल में डिस्कस करूँगी और बताऊंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम है। तो सबसे पहले देखा जाए कि पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर क्या है। पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएट करता है, उसके साथ अटैच होता है, और इसका सी शेप हेड होता है। ये आप देख रहे हैं पेनक्रियाज की डायग्राम है। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के साथ अटैच है, एसोसिएट है, और स्प्लीन के अगेंस्ट ऑपोजिट साइड पे इसकी टेल है। वहाँ स्प्लीन है, उसके ऑपोजिट साइड पे इसकी टेल होती है। ठीक हो गया। अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है, ड्यूडेनम के साथ अटैच है, जहाँ पर उसी पॉइंट से अटैच हो जाता है जहाँ पर गाल ब्लैडर और लीवर की बाइल डक्ट आकर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो रही होती है, वहीं पर ये पेनक्रियाज भी अटैच होता है। अब इसका जो सी शेप हेड होता है ये ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है, और टेल जो होती है वो स्प्लीन के अगेंस्ट होती है। और जैसे ही हर चीज़ सेल्स से मिलकर बनी होती है, जैसे स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक सेल्स से मिलकर बना होता है, लीवर हिपैटिक सेल्स से मिलकर बना होता है, इसी तरह पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक एसिनर सेल से मिलकर बना होता है। अब ये पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स जो हैं वो आपस में एक झुरमुट बना लेते हैं, एक ट्यूब के गिर्द, छोटी छोटी ट्यूब्स के गिर्द झुरमुट बना लेते हैं, और वो ट्यूब्स भी छोटी छोटी ट्यूब्स भी आपस में जब मिलती हैं तो एक बड़ी ट्यूब बना लेती हैं, जिनको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट उतनी ही लंबी होती है जितना लंबा पेनक्रियाज होता है। और ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि ये उस जगह पे अटैच होता है गाल ब्लैडर के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, जहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर की बाइल डक्ट अटैच होती है। और आपको जैसे पता है कि पेनक्रियाज का काम होता है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करना, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, हमारी डाइजेशन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो ये क्या करता है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हिपैटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर लगा होता है पेनक्रियाटिक डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के दरमियान में। इससे क्या होता है कि पेनक्रियाटिक डक्ट तो मुसलसल पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कर रहा है, लेकिन एक स्पेसिफ़िक अमाउंट की ज़रूरत होती है, सारी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। तो जितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है ये स्फिंक्टर उतनी ही अमाउंट की पेनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है, बाकी अमाउंट को नहीं जाने देता। ये तो बेसिकली ये पेनक्रियाटिक जूस की अमाउंट को कंट्रोल करता है। आगे हम देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है। वो मैंने आपको बताया तो है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फूड में देखें, आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है, तो उसके लिए ना अमाइलेज एंजाइम्स पेनक्रियाज से रिलीज़ हो जाता है, तो उसको हम कह देंगे कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम्स। वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन को या स्टार्च को जो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट में, उसको डाइसेक्राइड में बदल देता है, तोड़ देता है। उसके बाद फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियसेस होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो मिलकर प्रोटीन बना रहे होते हैं उनके बॉन्ड को ही तोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अमाइनो एसिड्स की चेन ही नहीं रहेगी तो प्रोटीन भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोटीन को स्प्लिट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं
कि पेनक्रियाटिक सेक्रेशन आखिर होती तो है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारी पूरी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इसकी कोऑर्डिनेशन से होता है। अब जैसे हम देखते हैं कि इम्पल्सेस होती हैं, वो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जैसे रिलीज़ होता है, तो इसी तरह एक और इम्पल्स पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कर देती है कि वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। डाइजेस्टिव इंजाइम्स बनाने से मुराद है कि वो अपना बनाना शुरू कर देता है पेनक्रियाटिक जूस। इसी तरह से जब फिर एसिडिक काइम होता है वो एंटर होता है ड्यूडेनम में। बहरहाल इसको मैं आपको समझाती हूँ इधर से। यह आप देखें स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे स्टमक में जो हमारा फूड थी स्टमक से ड्यूडेनम में आई। जब स्टमक में फूड होती है तो एसिड के साथ HCl के साथ मिलती है तो वो एसिडिक हो जाती है। तो वो एसिडिक फूड ही जब ड्यूडेनम में आएगी तो क्या होगा कि ड्यूडेनम में की वॉल्स के इर्द गिर्द ना एक म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा कहते हैं उसको। म्यूकोसा जो है ना, म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा जैसे ही फूड आई, म्यूकोसा ने सेक्रेटन ब्लड में रिलीज़ कर दिया। ब्लड से वो सेक्रेटन पेनक्रियाज में जाएगा। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो बाइकार्बोनेट आयन उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और वैसे भी जब सेक्रेटन जाएगा पेनक्रियाटिक जूस में तो उसमें बाइकार्बोनेट्स की जो होंगे वो और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर बाइकार्बोनेट आयंस जो होंगे वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। बाइकार्बोनेट आयंस जो होंगे फिर वो पेनक्रियाटिक डक्ट से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ड्यूडेनम में चले जाएंगे। जब ड्यूडेनम में चले जाएंगे तो वहाँ से फिर जो एसिडिक काइम होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। समझ आ गई? फूड आई पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से में म्यूकोसा मेम्ब्रेन ने सेक्रेटन ब्लड में रिलीज़ कर दिया। ब्लड से क्या हुआ, जो सेक्रेटन था उसने क्या किया कि उसने स्टिमुलेट किया पेनक्रियाज को कि वो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज़ करे। फिर पेनक्रियाटिक जूस जो था ऑलरेडी उसमें था, पेनक्रियाज में था, वो जाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट से दोबारा इंटेस्टाइन में, और जो हमारा काइम एसिडिक काइम आया था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद जब वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो फूड में होती है फैट्स और प्रोटीन्स तो रह गए, बाकी सारी चीज़ें इस वक्त तक डाइजेस्ट हो जाती हैं। प्रोटीन्स और फैट्स रह गए। प्रोटीन्स और फैट्स क्या करेंगे कि ड्यूडेनम की वॉल को ना स्टिमुलेट करेंगे कि हमें भी डाइजेस्ट करो। तो उसके लिए वो कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करेगा ब्लड में पेनक्रियाज तक। तो उससे क्या होगा, जो हमारे जो डाइजेस्टिव, इससे क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस जो होगा सिक्रेट होगा, तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा। जो कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ हुआ था फूड जाने के बाद ड्यूडेनम में, उस कोलिसिस्टोकाइनिन की रिस्पॉन्स में क्या होगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा। उस पेनक्रियाटिक जूस में ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाए थे, आप इसको देख लें। लिस्ट द एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। आपने इसमें उन एंजाइम्स का बताना है जो पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। तो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन के लिए, लिपिड्स के लिए मतलब फैट्स के लिए लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेज। इसी तरह से और एंजाइम्स जो मैंने आपको बताए हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मैंने आपको कौन कौन से एंजाइम्स बताए हैं। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। फंक्शंस यही हैं कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करता है, यही फंक्शंस होते हैं इनके एंजाइम के। और उसके अलावा व्हाट रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ये इसके आंसर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सब के लिए, यूट्यूबर्स के लिए आप जानते ही हैं कि सब्सक्राइब कितने ज़रूरी होते हैं।